अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भले करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले नया दिन के साथ मैं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ है हंसती मुस्कुराती मैं असलम। क्यों हंस रही हैं? मैं इसलिए हंस रही क्योंकि प्रोग्राम का आगाज होने से पहले फैसल ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई कि मुझे यकीन नहीं आया। हाँ, मैं मतलब कि मैं चाह रही मैं वो बातें डिस्कस लेकिन वो हम शो में करेंगे नहीं करें ना, लेकिन हम दरअसल यूनिक सी चीजें डिसाइड कर रहे थे कि कैसे हम मजीद बेहतर चीजों को कर सकते हैं। खैर जी, नया दिन है, नई सुबह, बहुत सारा नया कंटेंट है जो आपके साथ हमने शेयर करना है, नई नई बातें आपके साथ करनी है, नेक तमन्नाएं हैं आप लोगों के लिए और हमारी दुआ है कि आपके तमाम काम अच्छे तरीके से अंजाम को पहुंचे। जब अच्छी अच्छी बातें होती हैं तो फिर अच्छी आज की बात हम आपके साथ बगैर किसी इंतजार कराए शेयर कर लेते हैं जी। जब मुश्किलें बढ़ जाएं और दुआओं के बावजूद भी कोई मदद, कोई हीला वसीला पसीला महसूस ना हो तो याद रखें कि अल्लाह की तरफ से ये एक आजमाइश है। साबित कदम रहें और सब्र से काम लें, क्योंकि सब्र करना हमारा दीन हमें बार बार तलकीन कर रहा होता है कुरान पाक में कि सब्र करो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। बेशक अल्लाह पसंदीदा बंदों को ही आजमाता है। अगर कभी कोई मुश्किल आ जाए तो गिला ना करें, क्योंकि जब आप गिला करते हैं ना तो वो गिला मेरे रब को पसंद नहीं होता है। ये कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ही इसको टालने वाला है। बेशक। तो आज के शो में क्या कुछ आपको बताते हैं। वही महक, सोनिया जो है वो 16 साल की हुई, पता आपको, और मलका जो है वो 18 साल की हो गई। उम्र तो फिर हैप्पी बर्थडे कह देते हैं। कौन है? अब ये सोच रहे होंगे कि सोनिया और मल्लिका कौन है भाई। अब ये यकीनन मैं भी जब मैंने सुबह के वक्त ये खबर पढ़ी तो मैंने कहा कौन है ये, और एकदम से मेरा दिमाग गया ही नहीं वहाँ पे ना। लेकिन खैर मैं आपको बता देती हूँ, कराची में वाक़ई सफारी पार्क में सोनिया और मल्लिका नामी हथनियाँ मौजूद हैं। वैसे तो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी हैं ये, फैसल मिल के भी आए हैं इनसे। सिंध हुकूमत ने आज हथनियों की सालगिरह धूमधाम से मना रही है और शो में सालगिरह की रंगारंग तकरीब के बारे में भी हम जानेंगे कि जी केक किसने काटा है। ये आपको अंदर की खबर किसने दी कि मैं सोनिया से मिल गया हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। खैर मल्लिका से मिल के आए हैं? नहीं भाई, मैं ना सोनिया ना मल्लिका, मैं किसी से मिल के नहीं आया, चाहे वो हथनिया ही क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर है, बालाई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। शिमाली बलूचिस्तान में बारिश, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में मैदानी इलाकों में धुंध का राज है। ऐसे में कराची में भी साइबेरियन हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। मौसम सरमा में वैसे कई बीमारियां भी जन्म लेती हैं। शो में आज उस पर भी बात करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा 4 माह बाद भी सिंध के मुतादिद इलाकों में पानी जमा है, यानी वो इलाके जहाँ पर सैलाब आया था वो पानी नहीं निकाला गया। मिटियारी के 100 से ज़ायद देहात ताहाल ज़ेरे आब हैं, लोग बेयारो मददगार हैं। हमने ये उस वक्त भी बात की थी, आपको याद होगा कि अब आगे सर्दी का मौसम है, किस तरह से ये लोग अपनी मुश्किलात कम कर सकते हैं। अगेन सर्दी आ गई है, मुतासरीन को शदीद मुश्किलात है। सिंध गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, ये शायद हमें बहुत पहले बात कर लेनी चाहिए थी, और हमें ये कहना चाहिए था कि सिंध गवर्नमेंट बहुत काम करी है लेकिन कुछ काम हुआ ही नहीं। तो अफसोस के साथ अब हमें ये पूछना पड़ेगा कि क्या काम हो रहा है भैया, कहीं नज़र कुछ नहीं आ रहा। पानी मौजूद है, कैसे निकाला जाएगा, लोगों को वापस कैसे उनके घरों में लाया जाएगा। तो आज इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा शो में बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की। दूसरा सेमीफाइनल हार्ट ब्रेक हो गया जी। वो सब उन सब का कि जो मोरक्को को कर रहे थे लाइक। दिफाई चैंपियन फ्रांस ने मराकश को हरा दिया है, वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गया है। फ्रांस ने सेमीफाइनल में मराकश को 2-0 से शिकस्त दी है। तो ऐसे में फाइनल जो है वो अर्जेंटीना और फ्रांस के दरमियान खेला जाएगा इतवार को, जबकि मोरक्को का एक मैच अभी बाकी है। हफ्ते को वो क्रोएशिया के खिलाफ तीसरी पोजीशन का मैच खेलेगा। ये बड़ी सिंपल सी तो बात हमने कर दी है, लेकिन जिन लोगों ने रात मैच नहीं देखा था उनको बहुत मैं ये बता दूं कि मराकश प्लेड लाइक अ टीम। क्या ही ज़बरदस्त इन्होंने खेला है और हर तरीके से उन्होंने फ्रांस को जो है वो पूरा टफ फाइट दिया। जितने फ्रांस ने शॉट ऑन गोल्स मारे उससे ज़्यादा चांस था मोरक्को के पास, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपको कन्वर्ट करना होता है, कुछ लक का भी साथ रहा। बात लेकिन ये है कि देखिए, शुरू में ही अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाए तो फिर उससे रिकवर करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो विद इन 5 मिनट्स 4-32 4-36 पे ही फ्रांस ने पहला गोल कर दिया था। हाँ, लेकिन उसके बाद भी अगर मोरक्को उसने भरपूर उठने की कोशिश की, उन्होंने मतलब बाईसाइकिल किक्स चलाई, सब कुछ कर दिया, दे डिड ईच एंड एवरीथिंग, बट फाइनली मोरक्को इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। जो ड्रीम रन है उनका वो खत्म हो चुका है तीसरी पोजीशन के लिए, लेकिन वो बिल्कुल खेलेंगे। लेकिन देखिए फैसल, वही बात है ना कि
जीत के हारे ना, वो अब इनकी आवाम इन पे सवाल नहीं उठा सकती कि मेहनत नहीं किया। भाई पूरी दुनिया इज लाइक फैंस ऑफ द मोरक्को। अच्छा जी, अब जरा क्रिकेट की भी बात करेंगे। तीसरा और आखिरी टेस्ट पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें कराची में मौजूद हैं। तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। तैयारियां जा रही हैं, प्रैक्टिस हो रही है, इससे भी आज हम डिटेल में बात करेंगे। हारने की तैयारियां जा रही हैं। पता नहीं, मैं कोई कमेंट नहीं करी, मेरे बाबर आजम टीम में तो मैं अरे मेरे बाबर आजम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के 62% तालीम याफ्ता नौजवान मुल्क क्यों छोड़ना चाहते हैं, क्यों ब्रेन ड्रेन का सामना है हमें और क्या वजूहात है, इस पे भी आज हम तफसील से बात करेंगे। और पाइट से हमारे साथ बड़ी अच्छी गेस्ट होंगी, हम उनसे भी आपकी मुलाकात करेंगे। आपने वैसे कभी सोचा कि आप बाहर सेट हो जाएं, अपना सारा काम सब कुछ बाहर जाके अब सेटल होना, कभी सोचा आपने ऐसा? आप मुझसे सच पूछ रही हैं? मैं सच पूछ रही हूँ, सच ही मुझे उम्मीद है आप जवाब देंगे। सोचा कभी? जब हमें मुल्क से बहुत मोहब्बत है और आपको पता है कि मुझे कितनी ज़्यादा है जब व्हेनेवर आई गो टू द प्लेसेस एंड ऑल, लेकिन जब मैं गाड़ी लेके घर से निकलता हूँ और जब मैं सड़क पे गड्ढे देखता हूँ, जब मैं पोल्यूशन देखता हूँ, जब मैं इस्तेहसाल देखता हूँ, ट्रैफिक वायलेशन देखता हूँ और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर उस वक्त आपके दिल में ज़रूर आता है कि हमसे इस शहर कराची से छोटे साइज़ के मुल्कों में इतनी अच्छी मैनेजमेंट है, हमारे पास क्यों नहीं है? दिल में तो आता है महक कि बाहर शिफ्ट होना चाहिए। चले जी, आज हम इस पे बात करेंगे। बड़ा ज़रूरी है आप लोगों के लिए देखना, ताकि आपको पता चले कि हमारी यंग जनरेशन अब क्या मेंटालिटी पाले हुए है। इसके अलावा प्रोग्राम में किस्मत के सितारों का हाल भी आपको बताएंगे। दिसंबर आखिरी दिन अब चलना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज आज 15 तो है और 16 दिनों के बाद 2023 को हम वेलकम करेंगे। तो 2023 लोगों के लिए कैसा होगा और क्या होगा, हाउस ऑफ स्टार्स का कहना, ये माहिर इल्म नुजूम अजीम जाफरी साहब से आज हम जानेंगे। और भी मौजूद रिपोर्ट शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल की। एक डिफाई चैंपियन फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से शिकस्त दी, चौथी बार वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और पहला गोल जो था वो तो मैच के 5वें मिनट में हो गया था, दूसरा फिर 79वें मिनट में हुआ, जिसने फिर जो है ना मोहर शब्द कर दी। अब फाइनल में तो इतवार को अर्जेंटीना और फ्रांस के दरमियान मुकाबला होगा। पहले हमें एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस मैच के हवाले से, फिर इस पर बात करेंगे। कतर में मुकाबला था दिफाई चैंपियन फ्रांस और आलमी कप में यूरोपीय ताकतों को हैरान कर देने वाली मराकश का। फ्रांस ने मैच के 5वें मिनट में ही गोल दाग दिया। मराकश के जवाद अल यमीक ने नाकाबिले यकीन बाइसाइकिल किक के जरिए जवाबी गोल की शानदार कोशिश की, मगर फ्रांसीसी गोलकीपर ने हमला नाकाम बना दिया। फ्रांसीसी स्ट्राइकर एम्बापे ने मैच के 79वें मिनट में कोलो मवानी को पास दिया तो बर्तरी 2-0 हो गई। मराकश ने आखिरी लम्हात तक हमले जारी रखे, मगर कामयाबी न मिल सकी। फ्रांस ने सेमीफाइनल 2-0 से जीतकर फाइनल में चौथी बार क्वालिफाई कर लिया, जहां इतवार को अर्जेंटाइन से मुकाबला होगा। आलमी इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त रहने वाली मराकश को शिकस्त हुई। फैंस जज्बात पर काबू न रख सके। शानदार खेल से दिलों को जीतने वाले मराकश के खिलाड़ी दिल शिकस्ता नजर आए। मैच के इख्तिताम पर फ्रांस के खिलाड़ी एम्बापे और मराकश के अशरफ हकीमी ने शर्ट्स का तबादला किया। एम्बापे ने अशरफ हकीमी की शर्ट पहन ली, जबकि फ्रांस में जीत का जश्न शुरू हो गया। मराकश हफ्ते को क्रोएशिया के खिलाफ तीसरी पोजीशन का मैच खेलेगा। तो फिर कल का मैच तो हो गया जी खत्म, और बहुत सारे, और मराकश का वैसे सफ़र भी हुआ ख़त्म। और मुझे लग रहा है कि अदिल भाई जो हैं वो उसी जो स्पिरिट है ना उसको जिंदा रखते हुए वो ट्रैक सूट में और जॉगर्स में। सर क्या हाल है आपके? बेहतरीन। गोल स्कोर किया आपने सुबह? मैं गोल नहीं, मेरा हिसाब होता है किलोमीटर भागने वाला। असल में आज हुआ यही कि कल असल में रात 2 बजे मैच खत्म हुआ। मुझे उठना होता है एट 5 AM। अब 5 बजे आज उठाना जाए, अब 3 घंटे की नींद लेके, तो मैंने अपने आप को ना मैं एक्सटेंड, तो मैंने आई गोट अप एट 5:45। सो व्हाट आई डिड कि मैं अपने फिर रनिंग करने चला गया और मैंने कहा वहीं से अपने रेडियो शो में चला जाता हूँ, और वहीं से मैं यहाँ उठ कर आ गया। ऐसा तो नहीं कि इस ना उठने की वजह ये भी थी कि यार शिट मोरक्को हार गया? देखिए, इसका अफसोस ज़रूर था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं फ्रांस को पहले से फेवरेट करार दे रहा था, इसमें कोई शक नहीं था मुझे। फ्रांस ये मैच जीतना था उनको, मोरक्को जीत जाता तो ये एक मैसिव अपसेट होता। दूसरा, मोरक्को ने जिस तरह की फ़ुटबॉल कर खेली है, मैं तो हैरान था, बल्कि मैंने एक टाइम पे ट्वीट भी किया था कि आई रियली वंडर हु इज़ प्लेइंग लाइक द वर्ल्ड चैम्पियन राइट नाउ। मैं ये कहूँगा, बल्कि अगर आप स्टैट्स भी देखें, मैच के बाद मैं स्टैट्स देख रहा था, 61% पोजेशन मोरक्को ने एंजॉय किया है कल के मैच में। दिस इज़ अगेंस्ट अ वेरी हाईली टेक्निकल साइड लाइक फ्रेंच, और उनके खिलाफ आई थिंक शॉट्स ऑन गोल भी 1 के 14, फ्रांस के 14 थे, इनके 13 थे। आपने देखा कि 1-2 तो देखें वेरी क्लोज। आई थिंक अगर फिनिशिंग इनकी बेहतर होती
फ्रांस को ज़ाहिर है जो एडवांटेज हासिल था वो ये कि उनके पास कुछ बड़े ज़बरदस्त फिनिशर्स थे। उनके पास किलियन एम्बापे जैसा दुनिया का बेस्ट फॉरवर्ड्स में से एक था। इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से शायद फ्रांस सर्वाइव कर गया, वरना अगर आप ओवरऑल टीम वर्क की बात करें आई थिंक मोरक्कोन्स वर एक्सेप्शनल। और मेरी दुआ ये है, देखिए जो लोग काफ़ी सालों से फुटबॉल फॉलो करते आ रहे हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि हर फीफा वर्ल्ड कप में कोई ना कोई एक टीम उठती है जी। 2002 की अगर आप बात करें तो तुर्की उसमें छा गया था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू करना एक चैलेंज होता है कि अगले वर्ल्ड कप में भी एक तो आप क्वालिफाई आसानी से करें और क्वालिफाई करने के बाद भी यू आर कहते हैं ना कि यू आर फोर्स्ड टू बी रेकन विद। सो गुड लक टू मोरक्को, बहुत मजा आया उनकी वजह से, हमने इस वर्ल्ड कप को बड़ा एंजॉय किया। और स्टोरीज जो निकल के आती है ना ऐसी टीम से जिनको ऑब्वियसली अंडरडॉग्स ही हम कहेंगे अगेंस्ट दी यूरोपियन पावर हाउसेस, लेकिन उसमें से स्टोरीज बड़ी इंस्पायरिंग निकल के आती हैं। हकीमी की स्टोरी निकल के आई उसमें, गोल कीपर उनकी स्टोरी निकल के आई। सो these teams has a lot to offer other than the football as well. Okay, हम दोबारा अगर फुटबॉल में बात करें, अगर पोजेशन की बात की जाए इट्स 55% मोरक्को, 55% अगेंस्ट दिस फ्रेंच टीम जो कि पिछली बार की विनर है और इस बार भी बेहतरीन कंटेंडर है। वेयर डू यू थिंक कि कहाँ पे मोरक्को से लैकिंग हो गई, फिनिश नहीं कर पाए या फिर बिल्कुल आखिरी मिनट में भी उनके पास चांस था तो जस्ट ड्रिबलिंग और जहाँ शॉट लेना था तो कमेंटेटर भी कह रहे थे कि ले लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसी है। कहाँ पे वो मोमेंट मेरे ख्याल से आई थिंक अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो आई थिंक फिनिशिंग वाज द की थिंग। और पहला गोल वाज अ डिफेंसिव एरर, गोलकीपर उस पर बेहतर रोक सकता था उसको, उसके पास बहुत टाइम था एंड मैं इंतज़ार कर रहा था कि गोलकीपर कब बॉल पे लपकेगा। उसने हर्नांडिस को इतना टाइम दिया कि वो ही कुड जस्ट, वो लिटरली उसने बहुत खूबसूरत गोल किया था, पूरा एक्रोबैटिक अपने सर की लेंथ तक उसने अपना पाँव जो है अपने फुट को उसने लिफ्ट किया और वहाँ से आई थिंक उससे पहले ही गोलकीपर को उसको इतना टाइम देना ही नहीं चाहिए। तो आई वुड रिगार्ड इनका गोलकीपर, देखें ये याद रहे जब कल हर्नांडिस ने पहला गोल स्कोर किया, ये किसी भी मुखालिफ प्लेयर का मोरक्को के खिलाफ इस वर्ल्ड कप में पहला गोल था, वरना अभी तक सिर्फ एक गोल उन्होंने कंसीड किया था, दैट वाज एन ओन गोल अगेंस्ट कनाडा आई बिलीव। उनका डिफेंस बहुत अच्छा खेला है, उनका गोलकीपर बहुत अच्छा खेला है, 2 पेनल्टी शूटआउट्स आप जीत कर आए हुए रास्ते से, बट दिस वाज अ मैसिव एरर। लेकिन दूसरी जानिब से आई थिंक मिडफील्ड पे अच्छा खेला मोरक्को, छाया जो रहा वो मिडफील्ड में रहा। मिडफील्ड का काम होता है अपने फॉरवर्ड्स को, अपने सेंटर फॉरवर्ड्स को चांसेस बना के देना। आई थिंक शूटिंग वाज द एरिया वेयर दे वर लैकिंग। इससे पहले मोरक्को ने डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ गेम खेला है। इससे पहले मोरक्को डिफेंसिव गेम खेलता था और काउंटर में खेलता था। इस बार ऐसा लग रहा था कि दोनों ने जैसे अपनी स्ट्रैटेजीज को एक्सचेंज कर लिया। और जहाँ तक दूसरे गोल का ताल्लुक है, फैसल हाई बेस लाइन कहते हैं इसको, जब डिफेंस जो है वो मैच के इख्तितामी लम्हा में व्हेन योर टीम इज़ लूजिंग आप अपने डिफेंस को आगे ले आते हैं, सो कहते हैं यू आर प्लेइंग विद अ हाई बेस लाइन। जनरली इसमें जो डिफेंडिंग टीम होती है वो दूसरा गोल कंसीड कर जाती है और यही हुआ। सही। अच्छा अदिल, मुझे ये बताएं कि मेसी के मतलब जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में उनके फैंस हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं कि फ़ाइनल में बड़ा अच्छा वो परफॉर्म कर पाएंगे। आपको क्या लगता है उठा पाएंगे फाइनल में वो अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को? देखिए, मेसी को अपने आप को ये बात बतानी पड़ेगी कि ये उसके करियर का सबसे इम्पोर्टेंट मैच है। आई मीन इतना मैं कहूँगा कि एक बेहतरीन करियर, सैकड़ों के हिसाब से गोल्स, कितने उसने गोल्स क्रिएट करके दिए हैं, प्रोवाइडर जिसको आप कहते हैं। मेसी सोच रहा होगा ना कि यार दिस इज़ एट द ट्वाइलाइट ऑफ माई करियर, अब वो क्या डज ही मैनेज टू विन द वर्ल्ड कप और नॉट। बहुत कम खुशकिस्मत खिलाड़ी होते हैं कि जिनका करियर इस इख्तिताम पे, इस पीक पे जाके इख्तिताम पे पहुंचता है। मुझे तो, मैं तो यही सोच रहा हूँ, इफ आई वर मेसी वुड आई बी एबल टू स्लीप ऑल दीज नाइट्स, बिकॉज ये देखें जो एक प्लेयर की लेगेसी, देखिए एक बहस तो मेसी वर्सेस रोनाल्डो इस वर्ल्ड कप में सेटल हो गई। रोनाल्डो बिकेम अ लाइबिलिटी फॉर हिज टीम, मेसी के अराउंड पूरी टीम खेल रही है। उसने जो दूसरा गोल बना के दिया अपने सेमीफाइनल में, वाओ, आई मीन क्या ज़बरदस्त मूवमेंट थी लिटरली। वो डिफेंडर, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ही हैड अ वंडरफुल टूर्नामेंट। नहीं, डिफेंडर जो कि दूसरी इनकी टीम का था, क्रोएशियन टीम का जो प्लेयर था, एल्वारेस ने 2 गोल स्कोर किए थे। उसका पूरा वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया है, लेकिन वो जो मेसी ने उसको जिस तरह घुमाया, आगे लेके गया, पीछे लेके गया, देन ही टर्न अराउंड। आई मीन मेसी के अराउंड पूरी अर्जेंटीनियन टीम खेल रही है। तो ये डिबेट तो फिलहाल सेटल हो गई है। हाँ, विल ही बिकम द डिएगो मैराडोना? एग्जैक्टली मैं यही आ रहा था, बिकॉज फाइनल्स में या फिर वर्ल्ड कप में डिएगो मैराडोना बनने के लिए यू नीड some help from the hand of God. Oh, and the hand of God, and of course you need to. देखिए, सबसे important point ये कि जिस मैच में डिएगो मैराडोना ने hand of God गोल स्कोर किया था,
उसमें जो दूसरा गोल मैराडोना ने स्कोर किया था, दैट इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट गोल एवर स्कोर्ड इन द फीफा वर्ल्ड कप। 6 डिफेंडर्स ही डिच्ड। ओह यस एब्सोल्युटली, उसको बिल्कुल मिड से वो उसने जो है वो लाइन से लेकर वो गया था एंड ही स्कोर्ड द गोल। आई थिंक मेसी के करियर का, जैसे कि आपने पूछा महक, उसका सबसे बड़ा मैच है ये, इसीलिए जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट हिम। आई थिंक दे विल गो ऑल आउट। और ये भी याद रखिएगा, जो खिलाड़ी भी खेल रहे हैं मेसी के साथ, दे वांट टू विन दिस वर्ल्ड कप फॉर मेसी, उसके लिए वो जिताना चाहते हैं। What a game that is going to be, मैं तो I just can't wait seriously। चलें जी, अब जरा हम क्रिकेट पे भी बात करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 8 के लिए प्लेयर्स ड्राफ्टिंग आज कराची में होगी। पहले जरा आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पे हम कौन सा खिलाड़ी किस टीम से खेलेगा, शकीब उल हसन, डेविड मिलर, हसरंगा और एरन फिंच का इंतखाब कौन सी फ्रेंचाइज करेगी। PSL 8 की ड्राफ्टिंग के लिए 450 से जायद गैर मुल्की और मुल्की खिलाड़ी दस्तयाब। हर फ्रेंचाइज को 18 रुकनी स्क्वाड मुकम्मल करना है। प्लेटिनियम, डायमंड और गोल्ड कैटेगरी से 3-3 खिलाड़ियों का इंतखाब होगा। सिल्वर कैटेगरी से 5, सप्लीमेंट्री और इमर्जिंग कैटेगरी से 2-2 खिलाड़ी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। कराची के मुकामी क्लब में शाम 5 बजे तकरीब मुनक्किद होगी, जिसमें इंग्लैंड और पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड की शिरकत भी मुतवक्के है। कराची किंग्स ने एक बार फिर इमाद वसीम को टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया। इससे कबल बाबर आजम किंग्स के कप्तान थे, जो इस बार पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी करेंगे। सो इस बार का जो सबसे बड़ा चेंज या शिफ्ट इसको कहेंगे, बाबर आजम फ्रॉम कराची गोइंग टू पेशावर, तो कैसे देखते हैं इस चेंज को क्रिकेटिंग टर्म्स में? बाकी पीछे मामला तो हम बाद में डिस्कस करते ही रहेंगे। देखिए, कल जब इमाद वसीम का पहले कराची किंग्स ने अनाउंस कर दिया था ये कि इमाद वसीम को जो है वो एक बार फिर से कप्तान बना दिया गया है। देखिए, मैं क्योंकि कराची आइट हूँ, तो मैं आई हैव बीन अ कराची किंग्स फ़ैन। मेरा ये ख्याल है, एंड बीइंग अ फ़ैन ऑफ कराची किंग्स, मैं ये समझता हूँ कि इस काश की खबर आती ना, वाई इस खबर की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। जो पिछले साल ये जो बाबर आजम को कप्तान बनाने वाला सीन था, यही एक गलत डिसीजन था। भाई 2 साल पहले इसी बंदे ने कप्तानी में आपने पाकिस्तान सुपर लीग जो है कराची किंग्स को और लाहौर कलंदर्स को पूछता कौन था, आप मुझे बताइए। बाकी अगर 4 टीमें खेल रही होती थी, इस्लामाबाद पेशावर हो रहा था, ऐसे ही हो रहा होता था बिल्कुल। कभी कभार कोयटा छा जाया करता था, कुछ हो जाया करता था। तो भाई ये तो डिसीजन ही गलत था। अब बाबर, अच्छा कराची किंग्स का भी एक है चैलेंज। हम जब लाला से बात करते हैं, शाहिद खान आफरीदी से, लाला 4 फ्रेंचाइज से 4 फ्रेंचाइज से मेरे ख्याल से खेल चुके हैं। एंड आई थिंक वन ऑफ द लोएस्ट जो वो रेट करते हैं ना फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ लाहौर से नहीं खेले, वो सिर्फ लाहौर से नहीं खेले हैं, इस्लामाबाद से नहीं खेले, ये 2 फ्रेंचाइज से नहीं खेले। सो वो अगर आप उनसे पूछे ना ये बात, तो वो कहते हैं यार कराची किंग्स के मैनेजमेंट का इशू है। वो ऑन रिकॉर्ड हमारे शो में काफ़ी दफ़ा ये बात, और मैं भी उनसे इस पर कुरेदता रहता हूँ सवालात इस चीज़ के हवाले से। सो बाबर के ये सुनने में आ रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ इशूज़ चल रहे थे विद द टीम देयर, वो अपने आप को वहाँ सेट फील नहीं कर रहा था, कुछ साइनिंग्स ऐसी हो रही थी जिसके हवाले से ही वाज नॉट कंफर्टेबल। सो बहरहाल देखिए, और कोई ऐसी एनविएबल कैप्टनसी बाबर ने की भी नहीं है कि मैं कहूँ कि कराची को बहुत नुकसान हो गया इसकी वजह से। मेरे ये ख्याल है, आई थिंक जहाँ पे उसको इज्जत के साथ कप्तानी मिल रही है, अब उन्होंने वहाब रियाज को साइड लाइन कर दिया। मुझे नहीं पता वहाब रियाज का क्या फ्यूचर है इन पेशावर ज़ल्मी। यहाँ से माद वसीम जान छूटी, वहाँ वहाब रियाज लड़ गए, पता नहीं यार ये है सिलसिला। लेकिन आई रियली होप, आमिर के दोस्त, अब देख लें। अब आप देखिए, आई रियली होप कि बाबर परफॉर्म करे। हिज परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये भी पता है कि बहैसियत कप्तान बाबर को रन स्कोर करना, अल्लाह करे उनको ये मौका मिले अपने आप को वो इस प्रेशर के साथ रन स्कोर करना, बिकॉज अभी तक तो ये थोड़ा मसला मुश्किल ही लग रहा है इन पर। चलिए देखते हैं कि हम क्या करेंगे। PSL में इसके लिस्ट भी शुरू हो रहा है, तो अभी टाइम है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन थैंक यू दिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं उस बड़े फाइनल का, और उस पर भी हम ज़रा बात करेंगे। बट अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो कुछ डिफरेंट स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सर्दियाँ ज़्यादातर लोगों का पसंदीदा मौसम होता है, लेकिन ये मौसम अपने साथ ऐसी बेशुमार बीमारियाँ भी ले आता है जो हमारा इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़अत वो कम कर देता है। सर्दी के मौसम में लोग ज़्यादातर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार जैसी बीमारी में हर वक्त मुब्तला रहते हैं। ये हम भी तो पेशावर करके जो कह रहे हैं ना। अच्छा, वैसे पता नहीं क्यों इस सीज़न में मेरे साथ तो वाकई ऐसा हुआ कि मेरा फ्लू ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। नहीं महक, आपका फ्लू तो सदाबहार है।
अच्छा नहीं, ये वैसे ये आफ्टर डिलीवरी जिन खवातीन को कुछ ऐसे मसले होते हैं, ये उनमें से एक है। आप तो डिस्कशन ही खत्म कर देती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये सर्दियों में फ्लू, फीवर, खांसी, फिर उसके अलावा जी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ठंड लगती है, गला पक जाता है, इसका क्या हल होगा जी? डॉक्टर सईद आगा जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपकी तबीयत ठीक है डॉक्टर साहब? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल मैं खैरियत से हूँ। आप लोग खैरियत से हैं? जी, बस हल्का हल्का सा फ्लू है। तो मैं ये जानना चाहती थी डॉक्टर साहब आपसे कि जो सीजनल बीमारियां होती हैं, अक्सर हमने अपनी अम्मा से ही सुना जी कि सीजनल फ्लू है, खुद ही ख़त्म हो जाएगा और फ्लू की तो कोई मेडिसिन होती नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। ये कुछ सौगात होती है, तो ये कुछ चीज़ें जो है मौसम सरमा की भी सौगात हैं अनफॉर्चुनेटली, और स्पेशली हमारा जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे सर्दी के साथ साथ जो है सफाई का ख़ास ख्याल नहीं है, डस्ट है जगह जगह पे। तो सर्दियों में खुसूसन जो वायरल इन्फेक्शंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कोल्ड वेदर होता है, काफ़ी लोग क्लोज कांटेक्ट में भी रहते हैं, और स्नीज एंड कफ कोल्ड कांटेक्ट में अगर होते हैं तो वो वायरसेस फैलते रहते हैं। तो ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारियाँ फैलती हैं, और बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन के कोई ज़्यादा इलाज इस तरह के एंटीवायरल हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से ये कॉमन कंसेप्ट है कि वायरस की कोई ऐसी दवा नहीं है जिसको देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, और ये जो अगर इम्यून सिस्टम मुदाफ़ती निज़ाम हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो तो एक दो दिन में खुद ही सही हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल ख्याल ना रखा जाए और बिल्कुल इसको छोड़ा जाए। अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए, स्पेशली सर्दियों में बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़े भी सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, ऑफिस, तो अगर वो अपने हिफाजती इक़दाम प्रॉपर कर लें और मुंह को और नाक को ढांपे रखें तो काफ़ी हद तक इस तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन आपको अटैक करता है, आपको किसी भी जैसे कि बुखार है, अब ये कि जी सर्दी का बुखार है, यानी ये सीजनल बुखार है, ये वायरल है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 3 से 4 दिनों का है। 3 से 4 दिनों में आप खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। इसका वाकई टाइम पीरियड 3 से 4 दिन ही होता है? बुखार तो अलामात में से शामिल है। कई तरह की बीमारी है जिनकी अलामात में बुखार जो है एक बहुत बड़ी अलामत है, और जिसकी वजह से हम बीमारियों की तशखीस अलामती तौर पे कर सकते हैं। अच्छा। और बुखार भी कई तरह के होते हैं। जब इंसान को खुद बुखार होता है तो उससे अंदाज़ा होता है कि बुखार शदीद बुखार है, कम बुखार है, सर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है। ये अब बुखार के साथ दूसरी अलामात भी होती हैं। अच्छा। तो बुखार अगर जो मौसमी बुखार है या फ्लू की वजह से बुखार है तो यकीनन ये 2-3 दिन से इसकी थोड़ी शिद्दत वाली बुखार होती है और इससे तबीयत ज़रा ख़राब होती है, और आहिस्ता आहिस्ता ये वायरस इन होता है, वायरल लोड बढ़ता है, फिर इम्यून सिस्टम इसके साथ अटैक करता है, इम्यून मुदाफ़ती निज़ाम इसको टैकल करता है, और 2 से 3 दिन में ये कम होना शुरू हो जाता है, और वह हफ्ते भर में ये पूरा बेहतर हो जाता है। तो ये ट्रेंड जो मौसमी या वायरल इन्फेक्शन के है ये नॉर्मल है, और यूजुअली डॉक्टर इसमें जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वो देते हैं कि बुखार कम करने की दवाई देते हैं, वायरस को ट्रीट करने की कोई दवाई नहीं देते, क्योंकि वो अमूमन खुद ही सही हो जाता है और उसमें दवाई देने की कोई ज़्यादा ज़रूरत पेश नहीं आती, सिवाय इसके कि वो अलामती जो ट्रीटमेंट है या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है जिसमें बुखार को कम करना या सर दर्द वगैरह को कम करने की अद्वियात तजवीज़ की जाती है। डॉक्टर साहब, लेट्स नैरो डाउन द डिजीज़। हमने ये बात तो की आगाज़ में कि जी वायरल डिजीज़, मैं चाहूँगा कि सर्दियों में वायरल डिजीज़ कौन सी हैं, और उनको वायरल ऑब्वियसली क्यों इसीलिए कहते हैं बिकॉज दे कम फ्रॉम वायरस। कोई बैक्टीरियल डिजीज़ भी है कि जिससे हमें सर्दियों में ख़ास तौर पे, क्योंकि कुछ वाटर बॉर्न डिजीज़ और ये वाली तो गर्मियों में तो हो जाती है, बट सर्दियों में भी कोई ऐसी बैक्टीरियल डिजीज़ है कि जो वायरल के साथ साथ जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए? जी, बीमारियों के ये बहुत अहम सवाल है। बीमारियों को समझने के लिए आम अफराद के लिए ज़रूरी है कि वो समझे कि गर्मियों में बैक्टीरिया यूजुअली 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो करता है, जो ज़्यादातर बैक्टीरिया है। क्योंकि गर्मियों में ये टेम्परेचर अवेलेबल होता है तो हर जगह पे मतलब गली सड़ी ग़ज़ाएँ या अक्सर लोग खाना खाते हैं या वहाँ थोड़ी देर में सड़ जाते हैं, तो जो सड़न की जो कैफियत है वो बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से होती है, और गर्मियों में वो टेम्परेचर अवेलेबल होता है। जिस तरह पेट की बीमारियाँ ज़्यादातर उनकी वजह से होती है, इन बैक्टीरिया की वजह से होती है। और सर्दियों में क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो ज़्यादातर अमूमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन निस्बतन कम होते हैं, सिवाय जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसमें निमोनिया स्पेशली जो है वो कॉमन है कि वो सर्दियों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसा है जिसमें निमोनिया सेरेब्रस है।
टीबी एक और बीमारी है जो पूरे साल होती है, लेकिन सर्दियों में क्योंकि क्लोज कांटेक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, लोग करीब रहते हैं, घर में दरवाजे बंद करके रहते हैं, तो वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि ज़्यादा होता है। बाकी भी बीमारियाँ हो सकती है, लेकिन ये निमोनिया की जो बीमारी है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक या तनफुसी निज़ाम के डिफरेंट वायरसेस हैं, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, गले ख़राब करने वाले वायरसेस, राइनो वायरसेस हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस है, फ्लू वायरसेस हैं, कोरोना के काफ़ी सारे फैमिली के वायरसेस हैं। अभी तो SARS-CoV-2 नया आया है, लेकिन इससे पहले भी कोरोना वायरसेस की फैमिली, कोल्ड जिसको हम कोल्ड कहते हैं, कोल्ड कॉज करने वाले जो वायरसेस हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में ये सर्दियों में हमलावर होते हैं। और क्योंकि इनके लिए जो हालात बहुत आइडियल होते हैं ग्रो करने के लिए, और बाहर जो हवा होती है वो सर्द और उसमें ह्यूमिडिटी नहीं होती, जो इसकी वजह से वायरस ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करते हैं। एक मैं आपसे शॉर्टली पूछना चाह रहा था, फ्लू शॉट्स का कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली बाहर के ममालिक में तो है, लेकिन हमारे यहाँ इतना आम नहीं है। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू हैव फ्लू शॉट्स? फ्लू शॉट का कंसेप्ट पूरी दुनिया में ज़्यादा है, क्योंकि वो वहाँ सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं और ये वायरसेस यूजुअली सर्दियों में ज़्यादा अटैक करते हैं। तो हमारे यहाँ भी अभी काफ़ी लोग फ्लू शॉट लगाते हैं, खुसूसन सर्दियों में। और यही वजह है कि सर्दियों की आमद से पहले लोग एहतिमाम करते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, और वो फ्लू शॉट लगाते हैं। तो सर्दियों के मौसम के आने से पहले ये बेहतर है अगर कोई फ्लू शॉट लगाना चाहता है। और उनकी प्रीवियस हिस्ट्री ऐसी है, और उमूमन तो हमारे यहाँ लोगों को फ्लू जुकाम होता है वो बेयर करते हैं, इवन वो काम पे भी जाते हैं और वायरस फैलाते चले जाते हैं। लेकिन एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से हमें जिम्मेदारी है कि वायरस के फैलाव को हम रोकें, बीमारी की रोकथाम में अपना हिस्सा डालें। सही, ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। तो सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और सेहत का ख्याल रखने में जो मेन एलिमेंट है वो ये है कि भाई खुद डॉक्टर मत बने, डॉक्टर के पास चले जाएं, उनसे पूछ लें कि आपके लिए क्या बेहतर है। कभी कभी आपको नहीं भी पता होता। तो अभी हम लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे साथ में। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि कराची के सफारी पार्क में 2 हथनियों की आज सालगिरह है। मल्लिका 18 साल की हो गई है, जबकि सोनिया 16 बरस की। बताओ यार, देखो कहते हैं ना कि कल तो इतनी छोटी थी, देखते ही देखते जवान हो गई, सामने अब भी घर सुधार जाएंगी। और खास तौर पे बच्चियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, और इतनी बड़ी बच्ची इतनी बड़ी बच्चियां। इस वक्त सफारी पार्क में मौजूद है समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम, उनसे जानते हैं क्या खूबसूरत मंजर होगा खुर्शीद आलम, मलका और सोनिया के साथ। जी खुर्शीद आलम। जी हाँ बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ सफारी पार्क में, जहाँ आज सालगिरह की तकरीबात मनाई जा रही हैं। और सबसे पहले हमारे कैमरामैन ज़ीशान आपको दिखाएंगे, ये मलका है जो आज हो गई है 18 साल की, और उसके साथ जो उसके पीछे खड़ी हुई है वो सोनिया है जो अभी अल्हड़ उम्र की है, यानी 16 साल। दोनों की सालगिरह आज है। और मलका का फिर यकीनन शिनाख्ती कार्ड बनने का मरहला भी होगा, तो वो एक बात की बात है। और आज गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब भी इसकी तकरीबात में शिरकत के लिए आएंगे, स्कूलों के तलबा तालिबात भी आएंगे। हम मालूम ये करेंगे, माहिर ग़िज़ाइयत हैं, ज़ूलॉजिस्ट हैं शाइस्ता, उनसे कि मलका खाती क्या है और इसकी फिटनेस का राज है क्या। ये क्या खाती है मलका? बिल्कुल, बेसिकली हर्बीवोर है। एलिफेंट्स हर्बीवोर होते हैं, ज़्यादा इनकी खुराक ग्रीन उस पे होती है, ग्रीन ग्रासेस, श्रब्स या जो भी ये प्लांट ट्री बाग्स हैं। इसके अलावा इनको ओकेजनली जो है ना हम डेली बेसिस पे वो भी देते हैं, फ्रूट्स भी देते हैं, लेकिन मेनली इनकी डाइट जो है ना वो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं। इतना फ्रूट खा लेते हैं ये? कुछ 4-6 केले खा लेते हैं रोजाना? नहीं, तकरीबन 70 to 80 फ्रूट देते हैं। उसके अलावा बाकी ग्रीन फॉडर हैं जो कि 250 से 300 के करीब एक हाथी रोज़ाना की खुराक खाता है, 250 से 300 किलो जी। और इसके अलावा मजीद क्या क्या इनके नखरे होते हैं? बिल्कुल, ये अफ्रीकन एलिफेंट से इतने ज़्यादा टेम नहीं होते, इनके नखरे हैं। और कोई भी पब्लिक अगर आती है तो ये इनकी एक शरारत बड़ी मशहूर है कि ये कोई भी चीज़ इनके हाथ में उठा के फेंकते हैं। पानी हो इनके पास तो ये देखें, जैसे पानी अभी स्प्रिंकल किया, तो ये इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं जिससे बच्चे बड़े लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और हमने बच्चों के लिए ये बर्थडे रखी गई है ताकि जो है ना स्कूल के बच्चे आएँ और इन्जॉय करें और देखें पहली बार कि सालगिरह कैसे मनाई जाती है। एक बात बताइए, मौसम सरमा है और ये इनका शेड ऐसे खुला हुआ है बाहर, तो क्या इनको सर्दी वर्दी का एहसास नहीं होता? नहीं, इनकी स्किन मोटी होती है, इनको सर्दी नहीं लगती है। ये डेली बेसिस पे नहाते भी हैं और इनको सर्दी का ऐसा कोई इशू नहीं है, ना इनको कोई थ्रेट है। सर्दी का कोई ऐसा इशू नहीं है। ये एक बार फिर आपको दिखा रहा हूँ, ये सोनिया है जिसकी आज 16वीं सालगिरह होगी, और ये है मलका। सबसे अहम बात यह कि थोड़ी देर के बाद
बच्चा पार्टी यहाँ पहुँचेगी, स्कूलों के तलबा तालबात होंगे, मलका को देखेंगे, सोनिया को देखेंगे। लेकिन आज की जो तकरीब की असल जो हीरोइन है वो है मलका, जो आज हो गई है 18 साल की। जी। और खुर्शीद आलम ने ये बताते हुए कि मलका हो गई है 18 साल की। बहुत ही खूबसूरत अंदाज खुर्शीद भाई का। बाकी खुर्शीद भाई जब आए तो फिर मैं उनसे ज़रूर ये नहीं वो आप ही खाइएगा, केक फलों का बना हुआ। मैं उनसे पूछूंगा खुर्शीद साहब ने गिफ्ट क्या दिया मलका को और सोनिया को? हाँ, जब गए थे तकरीब में तो भाई गिफ्ट तो लेके जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। खैर, ये तो अब खुर्शीद भाई से हमारी आफ्टर द प्रोग्राम मुलाकात होगी तो हम जानेंगे। जरा आगे बढ़ते हैं। सिंघाड़े के काले रंग पे हरगिज ना जाएं, एक बार खाकर जरूर आजमाएं। कीचड़ में उगने वाला ये फल किन मराहिल से गुजरकर हम तक पहुंचता है, आयशा अता अपने रिपोर्ट में हमें बताएंगे। सर्दियों की सौगात सिंघाड़ा है जिसका नाम। खाने के लिए किस तरह से किया जाता है तैयार, आइए आपको दिखाते हैं। कीचड़नुमा तालाब जिसमें उतरते हुए करनी पड़ती है एहतियात। गंदे पानी में हाथ घुमाएं, पौधे को जड़ों समेत उठाएं और सिंघाड़े पाएं। सब सवेरे खवातीन सिंघाड़ों को गदले पानी से निकालने का करती हैं काम, जिन्हें कीचड़ से ढूंढना नहीं है इतना आसान। सुबह सुबह आईदा, सर्दी बहुत ज्यादा होंदी, ठंडा पानी ਹੁੰਦਾ ਹੈ, कीचड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸੰਘਾੜਾ ਵੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਿਕਾਲੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 500-600 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ, 500-600 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ करके जाइदा। काश्तकार हजरात सिंघाड़े को बताते हैं चंद ही दिनों का मेहमान जो फवाइद से भी है मालामाल। पहली सुक जानी है ना, ये जो थले रह जाने ना संघाड़ा, ये फिर पनसारियां कोल जाता, ये गरी कटते हैं, गरी कट के तो फिर वो पाउडर बनाते हैं, किसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कोई दवाइयां इस्तेमाल करते हैं। गदले पानी से निकलने वाले इस फल को साफ पानी से धोना जरूरी। आखिरी मरहला इसको बोरी में बंद करके मार्केट में भिजवाने का है। चंद दिन का मेहमान, फायदे हैं जिसके बेशुमार। इसके खाने का लगा जिसको भी चस्का, फिर हाथ रोकने से भी नहीं रुकता। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। वेलकम बैक वंस अगेन। नौजवानों को किसी भी मुल्क की तरक्की और रोशन मुस्तकबिल का जामिन समझा जाता है, लेकिन अब वो इस मुल्क में नहीं रहना चाहते। मैं अपनी यंग जनरेशन की बात कर रही हूँ, जिनकी बात करना बेहद ज़रूरी है। अपने इर्द गिर्द ज़रा 2 सेकंड के लिए आप नज़र दौड़ाएं तो आपको मालूम होगा कि हर दूसरा शख्स अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया या किसी भी यूरोपीय मुल्क में ज़िंदगी गुजारने का ख्वाह नज़र आएगा। आखिर ऐसा क्यों है? हमारी यंग जनरेशन अब इस मुल्क में क्यों नहीं रहना चाहती, क्यों छोड़ना चाहती है? पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट के एक हालिया सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के 62% यानी 62% तालीम याफ्ता नौजवान मुल्क छोड़ना चाहते हैं। ये तालीम याफ्ता की मैं बात कर रही हूँ। सवाल पैदा होता है क्या इन्हें इस मुल्क में अपना मुस्तकबिल खतरे में नजर आता है या कोई और खदशात हैं? ये जानना बड़ा ज़रूरी है। फैसल से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट पाइट की जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर दुर्रे नायाब साहिबा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और एक बहुत ही ये अहम रिसर्च है, क्योंकि इस रिसर्च के हिसाब से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये गेज कर सकते हैं कि हमारी नई नस्ल क्या सोच रही है अपने फ्यूचर के हवाले से, और ये भी गेज कर सकते हैं कि उस सोच से हमारे मुल्क पे क्या असर पड़ने जा रहा है इन फ्यूचर। डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। ये एक यूथ पे काम करना पाइट के जो मेन एजेंडा है उसका हिस्सा है। पहले हमने लेबर फोर्स सर्वे में से देखा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं वो एजुकेटेड यूथ में अनएजुकेटेड से भी ज़्यादा है। उसके बाद ये एक बहुत मेजर सर्वे हम कर रहे हैं जिसका नाम बेसिक सर्वे है, जिसमें हम सिर्फ इस एक एस्पेक्ट को नहीं देख रहे जो पाकिस्तान में रवैये हैं, बिलीव्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, उन सब को देख रहे हैं। उसमें एक ये हमारा सवाल था कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि मुल्क छोड़ दें तो क्या आप छोड़ना चाहेंगे? और इसका जो हाईएस्ट हमें रेशो मिला
वो नौजवानों में मिला। ओके अच्छा मैम, जो जिस रेशियो का आप बता रही हैं ना, मैं चाहूँगा कि हम एक बार उसको, वो जो एक फिगर भी है उसको अगर हम ज़रा स्क्रीन पे बड़ा करके दिखा दें है, और उससे आपने हम ये डिपिक्ट भी कर सकते हैं कि ये कौन से मामलात हैं कि जिनकी बिना पे इस रिसर्च की गई। नाउ दिस इज़, ये जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त आपको, ये रीजन वाइज है। ये जो परसेंटेज है रीजन वाइज, वो लोग जो छोड़ना चाहते हैं बाय रीजन, बाय प्रोविंस एंड टेरिटरी वाइज। इसमें पाकिस्तान इन टोटल अगर देखें तो 37% लोग हैं पाकिस्तानी जिनको मौका मिले तो दे वांट गो, जाना चाहते हैं वो यहाँ से। लेकिन इसमें अर्बन और रूरल भी हम देख रहे हैं 40 और 35% रिस्पेक्टिवली। जो इसमें डॉक्टर साहबा अलार्मिंग सिचुएशन है वो है बलूचिस्तान की, और 42% वहाँ की जो आबादी है, 42% नौजवान, आई एम सॉरी, वो छोड़ना चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ सिंध भी जो है वो भी बिल्कुल भी पीछे नहीं है, 37% जो है वहाँ की लोग जाना चाहते हैं। और एज की तो हद हो गई ना, 43.6, इवन गिलगित बल्तिस्तान 41.5, पंजाब में हम देखते हैं कि वो रेशियो इतना नहीं है। तो मैम क्यों है ये, इसके रीजन कुछ समझ आता है आपको? हमने ये वजह उनसे भी पूछी कि अगर आप मुल्क छोड़ के जाना चाह रहे हैं तो क्यों जाना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी वजह जो हमें मिली, उसका जो कनेक्शन था वो ऑब्वियसली इनकम से था। फॉर बेटर इनकम, फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज। और मेरे ख्याल में उसमें जो एक चीज जिसने शायद मैं कहूँगी कि सरप्राइजिंग भी थी एंड एट द सेम टाइम थोड़ी दुखी भी थी, कि समहाउ लोगों का ख्याल था कि जी फॉर मोर रिस्पेक्ट वो जाना चाहते हैं। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी और मोर रिस्पेक्ट से हम निकाल सकते हैं कि उनका ख्याल है कि यहाँ उनको एक तो बराबरी के मौके नहीं मिल रहे, और दूसरा ये कि उनको शायद ये यहाँ वो इज्जत नहीं मिल रही। हम अगर अपनी सोसाइटी में वैसे भी देखें तो आपको बहुत इनइक्वालिटीज नजर आती हैं, और ये फिगर्स मेरे ख्याल में उन इनइक्वालिटीज को बहुत अच्छे तरीके से उनकी अक्कासी करती हैं ऑन द होल। अच्छा, अगर आप इसमें फिर थोड़ा सा अगर फीमेल्स वाली चीज देखें, इसमें ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं उसमें मेल और फीमेल को हमने अलग करके भी जब देखा तो उसमें फीमेल्स अगर आप देखें तो वो इवन जेंडर इक्वालिटी की बात करती हैं। ओके, सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं ज़रा एजुकेशन के हवाले से भी चाह रही थी कि हम बात करें, क्योंकि ज़ाहिर अगर आपकी तालीम अच्छी होगी, तालीमी निज़ाम बेहतर होगा, तो फिर शायद कोई बाहर जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। और यहाँ पर उल्टी चीज़ें चल रही हैं, यानी इस चीज़ को कहीं पर भी कोई प्रेफरेंस नहीं मिल रही। फिर जाहिर है फैसल, ये हम शो भी कर रहे हैं, ये है जी डिज़ायर टू लीव द कंट्री बाय एजुकेशन लेवल। इसमें नो स्कूलिंग तो खैर, और प्राइमरी आप अगर एक साइड कर दें, अगेन सेकेंडरी पे हम देख रहे हैं, सेकेंडरी जो बच्चे कर चुके हैं 44% तादाद सेकेंडरी करने वालों की है जो मुल्क छोड़ना चाहती है। हाई स्कूल जब आप जा रहे हैं यानी कि इंटरमीडिएट, तो वो नियर टू 50%, और पोस्ट हाई जो है वो भी 50% तलबा। डॉक्टर साहिबा, नाउ दिस इज़ अलार्मिंग। 50% तालिब इल्म के, जिसको कहते हैं ना कि वालिदैन, असातिज़ा एंड देन पूरा माशरा जिन पे मेहनत करता है, और जिस वक्त फल खाने का वक्त आता है इस माशरे के लिए, वो फल टूट के बाहर जाना चाहता है। दिस इज़ अलार्मिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बहुत अलार्मिंग है। अच्छा, अब आप इसमें देखें कि जो नो स्कूलिंग है उनका रेट सबसे कम है। आप देखें, जब आप एक चीज़ पे मेहनत करते हैं, आपकी एम्बिशंस और आपकी एस्पिरेशंस जो हैं वो बढ़ती हैं, जिंदगी से आपकी तवक्कुआत बढ़ती हैं, और जैसे जैसे आप तालीम लेते हैं तो ऑब्वियसली जब आपकी तवक्कुआत बढ़ती हैं और वो जब नहीं पूरी होती हैं तो एक डिसइल्यूजन होने का ऑब्वियसली चांस आता है। वो आपको इन रेट्स में भी नजर आता है। आपने जो क्वालिटी की बात की एजुकेशन की, मेरे ख्याल में हमारा सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त बन रहा है वो क्वालिटी का है। हम समहाउ एजुकेशन के नंबर्स में फंस गए हैं, हम क्वांटिटी में फंस गए हैं, क्वालिटी हम बिल्कुल उसमें इग्नोर कर रहे हैं। अगर मैं इस वक्त देखूं, मैंने अगर पिछले 1 साल में देखूं तो कोई 400-500 इंटरव्यू किए होंगे। अब अलमिया क्या है कि जिन्होंने हायर करना है उनको सही टैलेंट नहीं मिल रहा, और जो नौकरी लेने आते हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही। तो मसला दोनों तरफ आ रहा है। और अगर हम अपनी तालीम को देखें तो उसमें आई पर्सनली फील के दोनों मसले हैं। उसमें यह भी मसला है कि उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, और उसमें यह भी मसला है कि क्या वो रेलेवेंट है
जो आज के ज़माने में तालीम दी जानी चाहिए? क्या हम वही फरसुदा जो एक हमारा निसाब था उसी को पढ़ाते जा रहे हैं? वही जो नोट्स बने हुए हैं वो बस जाके हम पढ़ा रहे हैं? उसमें मजीद मुझे क्या चीज़ दुखी करती है कि बहुत सारी इस वक्त जो जनरेशन है वो फर्स्ट जनरेशन है जो पढ़ रही है। उनके माँ बाप की ख्वाहिशात पता नहीं कितनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और जब उनको नौकरी नहीं मिलती है तो फिर आप ये फिगर्स दें जो हमारे सर्वे में नजर आ रहे हैं कि उनका ख्याल है कि जी अब इस मुल्क में उनके लिए मौके नहीं है, शायद यहाँ से निकल जाना ही जो है उनकी जिंदगी को बेहतर कर सकता है। सही। और एक चीज मैं इसमें ऐड करूं कि ये ऐसा नहीं है कि ये कोई ऑल ऑफ अ सडन ऐसी चीज हो गई है जी। ये वो जो एक वो शेर नहीं है ना कि ये हादसा जो है ये एकदम से नहीं हुआ, ये वक्त ने इसकी परवरिश की है। आहिस्ता 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 हमारी तालीम का गिरता मेयार, हमारी इकोनॉमी जो है वो उस नंबर की जॉब्स क्रिएट ही नहीं कर रही है। हम यूथ बल्ज की हर वक्त बात करते हैं, हाँ जी यूथ बल्ज है, बहुत सारे नौजवान हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि उन नौजवानों को हम क्या मौके दे रहे हैं? बिल्कुल हम उनको नहीं मौके दे रहे, उनके लिए नौकरियां नहीं है। आप उनको एक फरसुदा तालीम दे रहे हैं जो कि उनको कहीं भी आगे लेके नहीं जा रही है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहबा फिर वही एलिमेंट आ जाता है ना जिसका आपने जिक्र किया कि जब आपका तालीम का मयार वो है ही नहीं कि आप इंटरनेशनली बीट कर सके, तो फिर आपकी तालीम हासिल करने का, इतना पैसा ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। अच्छा, मुझे एक और सवाल मेरा है, प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिएगा। यकीनन इस तरह के सर्वेज आप लोगों ने पहले भी कंडक्ट किए होंगे, सो क्या डिफरेंस आपको फील हुआ? अभी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं बाहर जाने में या पहले ज़्यादा थे, अब थोड़ी सी रेशो कम है? मेरे ख्याल में जो अभी के वक्त के साथ साथ एक मायूसी बढ़ रही है। हमने पाइड ने पिछले साल पेशावर में जो हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है वो की, और उसका मौजू ही ये था कि अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेल। वहाँ पेशावर के बच्चों से जब हमारा मिलना हुआ वो उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं थे जो आपको मुल्क के किसी भी हिस्से में मिलेंगे। बच्चों में मायूसी है, उनको ये नहीं पता कि वो आगे कहाँ जाए, उनके पास गाइडेंस नहीं है। एक ऑन द होल जो माहौल है वो एक घुटन का माहौल है, वो एक मायूसी का माहौल है। और सिंस के वो अब तालीम के अगर आप नंबर्स देखें वो तो बढ़ रहे हैं, और जैसा मैंने आपसे कहा कि जब वो नंबर्स बढ़ रहे हैं और उनके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग मौके नहीं बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये फीलिंग कि जी यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए, हमारी जिंदगी यहाँ से निकल के बेहतर होगी, वो भी उसके साथ साथ बढ़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, वन लास्ट हम ये जो हम फिगर दिखाना चाह रहे हैं जो आपकी रिसर्च के थ्रू में पता चला है, जो कि टिपिंग पॉइंट है एंड दैट अगर हम जेंडर वाइज देखें और जेंडर वाइज को भी अगर हम छान के अगर एज वाइज देखें, ये मेल में मैं चाहूँगा लोगों के लिए देखने की एक चीज़ है, एंड दैट इज़ जो एज है 15 से 24, 62% पढ़ा लिखा तबका they want to go from this country, 62%। डॉक्टर साहब, क्या ये चीज़, चले ये तो हम देख रहे हैं कि ये कितना अलार्मिंग रेशियो है, इवन फीमेल्स भी, ये भी बहुत ज़्यादा, फीमेल्स भी आप देख लें वो भी 36% है जो कि उनके एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा है। क्या इस चीज़ को हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कर सकते हैं? लाइक पड़ोसी मुल्क देखें इंडिया में तो उनकी बहुत बड़ी जो यूथ की एक वो है तादाद, वो बाहर के ममालिक में पढ़ रही है। अच्छा, वो पढ़ रही है तो वो नॉलेज शेयरिंग भी हो रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिर जो नॉन रेजिडेंशियल पाकिस्तानीज़ हैं वो रेमिटेंस भी भेजते हैं। तो अगर तो हम बहुत सारा जा रहे हैं बाहर, तो क्या हम इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं कि उतनी ही नॉलेज शेयरिंग भी हो सकती है, उतना रेमिटेंस भी आ सकता है? ये बहुत आपने अच्छी बात कही है, क्योंकि इंडिया की बहुत एक अप्रोप्रिएट मिसाल है कि जहां बाहर जाने वालों ने मुल्की तरक्की में कंट्रीब्यूट किया, यहाँ लेकिन हम कहाँ मार खा रहे हैं कि इवन जो आप स्कॉलरशिप्स देखें जो HEC दे रहा है, वो ऐसी यूनिवर्सिटीज के स्कॉलरशिप्स हैं कि जिससे आपकी क्वालिटी बेहतर नहीं होगी। आप या तो जिस तरह ये है कि यहाँ से जो तालिब इल्म जा रहा है वो बहुत अच्छी जगह से अगर वो पढ़ रहा है तो वो जब बाहर जाएगा उसको नौकरियां भी बेहतर मिलेंगी। आप अगर एक एवरेज स्किल लेवल देखें, जो पाकिस्तान से बंदा बाहर जा रहा है और जो इंडिया से जा रहा है, आपको एक उसमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। और वो इवन अगर आप अमेरिका की टॉप जो कंपनीज हैं उनके CEOs भी देखें तो आपको नज़र आएगा कि इंडियंस आर मच बेटर प्लेस्ड देन अस। ऑब्वियसली
और फिर ये कि जी वहाँ एक अपने मुल्क में वापस इन्वेस्ट करने का ट्रेंड भी हमसे ज़्यादा है। अगेन मैं वही बात करूँगी कि हमें शायद क्वालिटी पे जोर देने की ज़रूरत है, अपनी इकोनॉमी का हम ध्यान करें, अदरवाइज ये जो एक मायूसी वाला माहौल है ये और बढ़ेगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं लास्ट में आपसे कमेंट लेना चाहूँगी कि आप क्या रिकमेंड करती हैं गवर्नमेंट के इदारों को, जो दीगर महकमे हैं जिनका काम है स्पेशली हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है जितने बुरे तरीके से वो इस वक्त हमारे मुल्क में चल रहा है, वो ढकी छुपी बात नहीं और इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है, तो प्लीज़ क्या कमेंट करेंगे, शॉर्टली कमेंट कीजिएगा। मैं जी यही कहूँगी कि नंबर्स की जो हमने दौड़ असर लगाई हुई है उससे निकलना है, अपनी तालीम को अपडेट करें आज की दुनिया के लिए। एक मैं बहुत क्विकली बात करूं कि इवन जिस तरह आप वेस्टर्न मुल्कों में भी देखें, डेवलप्ड मुल्कों में भी देखें, वहाँ वोकेशनल सेंटर्स बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे यहाँ अभी भी अगर आप वोकेशनल सेंटर्स को देखें तो वो खवातीन को कढ़ाई और सिलाई मशीन में फंसे हुए हैं। तो हमें अपनी पूरी तालीम, वो चाहे हमारी वोकेशनल तालीम है चाहे वो हमारी जो ट्रेडिशनल वाली है, उसको आज के हिसाब से अपडेट करने की ज़रूरत है। क्वालिटी पे जोर दें और अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करें, एक ऐसी इकोनॉमी जहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। सही, ठीक। डॉक्टर साहब अब बेहद शुक्रिया, अब हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही बात है कि जब तक महकमे इदारे मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक इस तरह के मसलों का हल नहीं निकलेगा। और अगर आपका अपना बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के और बहुत पैसे खर्च करके अगर माँ बाप तालीम दिलवाते हैं बाहर चला जाता है, चले माँ बाप के लिए तो अच्छा कि वो बाहर से कमा के भेजे, लेकिन हमारे मुल्क के लिए ये नुकसान इस तरह से है कि हमारा बच्चा बाहर वालों के लिए काम कर रहा है। तो प्लीज़ अपने निज़ाम को बेहतर करना बड़ा ज़रूरी है। अभी लेनी है एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अब जिन चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं इनका ताल्लुक ख़वातीन से भी और मर्दों से भी है कि भाई हर किसी को मसला होता है कि वज़न बहुत बढ़ गया है। तो अब ये इजाफी वज़न आपकी सेहत के लिए जो कि अच्छा नहीं होता, ये आपने किस तरह कम करना है? ये इजाफी चर्बी मजमूई सेहत के लिए कितनी तबाहकुन हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन वज़न कम करके आप जो है आप मोटापे से बीमारियाँ होती हैं इससे आप बच सकते हैं। और वज़न कम करना, स्मार्ट आपकी लुक हो, प्यारे आप लग रहे हो, आप हैंडसम लग रहे हो, ये हर कोई चाहता है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। अब इसी पर बात करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर उज़ैर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? एब्सोल्युटली। पहला सिंपल सा सवाल है, वज़न कैसे कम करें, मोटापा कैसे कम करें? अच्छा, बिफोर दैट आप सवाल का पहले तो समा की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ मुझे इनवाइट किया, उसके साथ साथ पूरी टीम का आपकी बहुत बहुत शुक्रिया जो इनवाइट किया। और ये सवाल बहुत अच्छा किया आपने। ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा मसला है कि वज़न कम कैसे किया जा सकता है। सो बेसिकली हम क्लिनिकल डाइटिशियन, तो वो न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन क्लिनिकल डाइटिशियन वो है जो वो कहते हैं ना बाल की खाल तक जाता है और फिर वहाँ से सारा निज़ाम निकाल के लाता है और भाई ये है आपके साथ मसला, अब इसको इस तरह हमने लेके चलना है। तो वज़न कम करना बहुत आसान है, लोगों ने इतना मुश्किल बना दिया उसे। तो उसमें कुछ भी नहीं है, एक्सरसाइजेज़ हैं, डाइट है, प्रॉपर डाइट ले लें। अच्छा, अब एक इंसान ज़िंदगी जी रहा होता है, 20 साल 30 साल की उम्र उसने गुजार दी है, उसका निज़ाम हम चेंज नहीं कर सकते हैं एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर भी नहीं कर सकते हैं। तो उसमें होता ही है कि भाई 50% फॉलो कर लें, 50 नहीं तो 30% फॉलो कर लें, 30 नहीं तो सिर्फ 5% दे दें, तो कर लें। अब ये 5% की इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि अगर 5% आपने फॉलो किया तो साइंस और रिसर्च से साबित हो गया है कि महीने का up to 3 kg आप कम कर लोगे। 5% की बात कर रहा हूँ, तो 100% पे तो मैं जा ही नहीं रहा। तो वज़न कम करना बहुत आसान है, एक्सरसाइजेस हैं कुछ, तो वो आगे जाके मैं थोड़ा कुछ बताऊँगा आपको, लेकिन वो भी बात है कि भाई फला चीज़ इस्तेमाल कर लें, फला चीज़ इस्तेमाल कर लें। मैं यही आपसे मैं क्या पूछना चाह रहा था, आजकल बड़े मेडिसिन से लेके फैट बस्टर से लेके टू द एक्सटेंट के जी जिसको हम आसान चर्बी निकलवाने तक, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अब इसमें लोग ये समझते हैं कि जी बस हम जाएंगे और बस वो हम बैठेंगे, डॉक्टर साहब ऐसा काटा चीड़ा लगाएंगे और वो इतना बड़ा जो जेल जो है वो फैट का निकल आएगा एंड जी अल्लाह खैर सल्ला। तो मैं चाहूँगा कि कौन सी चीज़ें सेफ़ हैं कौन सी नहीं है, प्लीज़ इस पर हमें गाइड कीजिए। अच्छा, वैसे तो मैं यही कहूँगा कि भाई कौन सी ऐसी सर्जरी करके आपने वज़न को बढ़ाया है जो कम करवाना चाह रहे हैं। तो अब ये खैर अब फेस वैल्यू की बात होती है कि अगर चर्बी किसी ने अगर वैसे ही निकलवा दी है और फिर उसके बाद उसने अपने आप को बेचना शुरू कर दिया कि मैं एक रोल मॉडल हूँ और आओ मुझे देखो, मैंने वज़न अपना कम कर लिया है और ये फ़लाँ प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो आओ आप भी इस लाइन में लग जाओ। तो बहुत से ऐसे लोगों में जानता हूँ आजकल उन्होंने वज़न कम किया हुआ है अपना,
सर्जरीज करवा के, और आजकल वो चाय बेच रहे हैं कि भाई इस चाय से हमने अपना वजन कम किया। तो खुदा के वास्ते ये चाय पीना छोड़ दें, सुकून से जो चीज़ हो रही है उसे होने दें, और जितनी भी सर्जरीज हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि उनके नुकसानात हैं। मैं कहता हूँ अगर कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता है और 5% डाइट नहीं कर सकता है, तो मैं कहता हूँ कि फिर आप बैठे रहें, आपका काम नहीं है वजन कम करना। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अगर मैं सीधे सीधे लफ्जों में, जो कि मैं करती हूँ कि खाने पीने पे कंट्रोल किया, थोड़ा सा वर्कआउट आपने किया, आपका वजन बैलेंस है, ठीक है, ये ठीक है। देखिए साइंस क्या मांग रहा है, कुछ भी नहीं मांग रहा, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन मांग रहा है ना, कि 20 मिनट एक्सरसाइज कर लें। जिम जा सकते हैं? अच्छा नहीं जा सकते। घर पे कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। कितनी देर कर सकते हैं? 20 मिनट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा 10 मिनट कर सकते हैं? अच्छा 5 मिनट कर सकते हैं। करो तो सही, आगे बढ़ो तो सही, जब तक बढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा है कि बस वो अब सर्जरी से दूर। अच्छा ये मुझे लगता है सारी आपकी माइंड गेम है। जब आपने ठान ली कि आपने करना है तो फिर आपने करना है, लेकिन जब तक सुस्ती है फिर आप कुछ नहीं कर सकते, जो मर्जी पी ले आप। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें जो हमारा माइंड जो हम कंसीव करते हैं वही अचीव कर सकते हैं। बहुत आसान सी चीज़ है, हम देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने वो शॉर्टकट अपनाना है। तो देयर इज़ नो शॉर्टकट इन वेट लॉस जर्नी। हैं ट्रीटमेंट्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, बट वो फिर लेंदी हो जाता है मामला, और फिर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो एक बहुत प्रोलॉन्ग, एक लंबा एक टॉपिक चला जाएगा। डॉक्टर साहब जो आपने बात की रूटीन को चेंज करने की, मैं चाहूँगा, क्योंकि देखें ओवरनाइट कोई चीज़ चेंज नहीं होती, और हम उस रूटीन को ये समझ बैठे हैं कि दिस इज़ द रूटीन। ख़ास तौर पे हमारे जैसे शहर, कराची, लाहौर हो गया, जो कि बड़े शहर हैं जहाँ पे लोग लेट उठते हैं, एंड दे थिंक दिस इज़ फाइन। आई वांट यू कि उनको एड्रेस करें और बोलें कि ये प्रॉपर रूटीन नहीं है, व्हाट शुड बी द रूटीन नाउ। अच्छा देखें, हम किसी का कंफर्ट जोन आसानी से नहीं छेड़ सकते। अगर वो उस कंफर्ट जोन में है तो मैं कहूँगा कि एक राइट हैंड ले लें, एक लेफ्ट हैंड ले लें। ठीक है, हमारी बॉडी का निज़ाम 2 चीज़ों पे चल रहा है। न्यूट्रिएंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो की लिस्ट में क्या आ रहा है? प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स, एंड माइक्रो में आ रहे हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। साइंस ने साबित कर दिया है, अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है तो 70% प्रोटीन ले लें, 10% फैट ले लें, और 20% आप कार्बोहाइड्रेट्स ले लें। अब आपको वाइटामिन्स एंड मिनरल्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली 120% आपको मिल रहा है। सही है। ठीक है, अब सोचेंगे कि भाई इन सबको कैलकुलेट मैं कैसे करूँ, तो इनकी कैलोरीज को कैलकुलेट कर लें। तो कैलोरीज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पूरे दिन में जो जो आपने खाना है उसको आपने एक जर्नल उसका बना लें, उसको इवैल्यूएट कर लें कि क्या क्या मैं खा सकता हूँ। तो अगर कोई फीमेल है तो 1100 से 1500 कैलोरीज की खुराक उसने लेनी है, गुड कैलोरीज, अगर वेट लॉस के सफ़र पे उसने जाना है। ठीक है। और अगर कोई मेल है तो उसका हाइट, बोन स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें वेरी करती हैं। लेकिन एक हिंट दे रहा हूँ कि राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड को पकड़ लें, मैक्रो एंड माइक्रो को नहीं छोड़ना आपने, वरना लोग कहेंगे भाई चेहरे से क्या बीमार लग ले, वजन तो कम हो रहा है आपको। तो इन दोनों चीज़ों को नहीं छेड़ना और कैलोरीज को मेंटेन रखना है। फिर भी वही कहूँगा कि 5% फॉलो कर लें तो बहुत ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम मजीद भी इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब वापस आते हैं इस पे मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि आप अगर आपने अपनी एक जर्नी बनानी है, दैट्स कॉल्ड द वेट लॉस और द फैट लॉस बेसिकली, आप उस जर्नी को कैसे बनाएंगे और क्या वो जर्नी सिर्फ 2 महीने की होती है? डॉक्टर ज़हर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये हम देखते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, शुरू में मैं बहुत मोटा था, फिर अचानक से मुझे इस पिल का पता चल गया, काम तो इसी ने खराब किया, और उसके बाद 2 महीने के अंदर ढांढ ढूंढ। वो 2 महीने में लोग कितना मिसगाइड करते हैं, नहीं होता 2 महीने में। अच्छा बेसिकली जो ज़्यादा काम ख़राब किया ना वो सोशल मीडिया ने किया। मैं ये सबको बता दूं, सोशल मीडिया ने ज़्यादा काम ख़राब किया। फिर उसके बाद गूगल की अपने आप रिसर्च, वो लोगों ने उसके ऊपर पैसा भी बर्बाद किया और अपने आप को भी बर्बाद किया। देखें ये एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है जो आप दे रहे हैं, उससे आपकी कितने मामलात सीधे हो रहे हैं। भाई जो फिट है वो हिट है, और नॉलेज इज़ पावर। सीखें, समझें, सोचें, फिर जाके करें। अगर फिट रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कर सकेंगे, सुकून से ज़िंदगी जी सकेंगे। हम बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, आपको सबको पता है, लेकिन जो जड़ है मोटापा उसको भूल जाते हैं। जो मेन जो एक बुनियाद हम एक डलवा चुके हैं ज़माने पहले, उसको हम नहीं केटर कर पाते, दूसरी बीमारियों के पीछे भाग रहे होते हैं, फाइलें उठा के भाग रहे होते हैं, मेडिसिन की थैलियाँ लेके भाग रहे होते हैं। तो खुदारा मोटापा अगर इसका शिकार हैं तो इसको ज़रा देखें आप, बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक और चीज़, जैसे आपने कहा ना बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, लोग करवाते भी हैं, फिर इनके नुकसानात भी होते हैं। तो क्या वो नुकसान इतने ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं कि आप ये रेकमेंड करते हैं एज अ डॉक्टर कि आपको ये ट्रीटमेंट्स करवाने ही नहीं चाहिए? अच्छा अभी हम बात कर रहे थे कि वो टकिन्स के हवाले से कि टमी टक करवाया। अच्छा स्किन जो लटक रही है उसे रिमूव कराया और उसे हटवा दिया। तो मैं पर्सनली, वो शायद अगर सुन भी रहे होंगे तो खुद हंस रहे होंगे कि उन्होंने काम करवा तो लिया है, आज भी वो पस निकल रहा है उस जगह से, उसको लेके रो रहे हैं।
और मतलब सर्जन्स नहीं किया है ना। जी हाँ, किसी मोजी ने तो नहीं कर दी, कहीं और तो नहीं चले गए थे। तो कहने का मकसद है कि इन प्रोसीजर्स से बचें, जो अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं उन पर आ जाए, जो न्यूट्रिएंट से मुंसलिक हैं उन पर आ जाए, ना कि कोई आप सर्जरीज के अंदर जाए। ये मेरा मशवरा है। अगर वैसे किसी को करवाना है और लाइक उसका वेट है 100, ठीक है, और वो चाह रहे जी कि वो 80 पे आ जाए, ठीक है, 20 kg उसका कम हो जाए, आप कोई रिकमेंड करते हैं ट्रीटमेंट? अच्छा, अब इसके हवाले से क्या है कि पहले आप नेचुरली अपना वजन कम करें। अच्छा। ठीक है, उस पर थोड़ी सी जान और मेहनत थोड़ी सी लगा लें, फिर जो स्किन आपको लटकती हुई नज़र आ रही हो उसे आपने रिमूव कराना है, तो वो ज़्यादा सेफ़ एंड साउंड है बनिस्बत फैट सारा निकाल के आपने उठा के फेंक दिया 20 किलो और फिर अपने आप को लेके रो रहे हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में एक और कमेंट कीजिए। लाइक मैंने देखा कि बहुत सारी खवातीन जिनकी शादी होने वाली होती है वो करती हैं कि शादी में महीना रह गया तो आपने सख्त वाली डाइट शुरू कर दी, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, बस मुंह बंद, आप बस पानी पीना है। तो जो ये पानी पीने वाला सीन है कि कुछ नहीं खाना सिर्फ पानी पीना है, क्या ये वाकई हेल्दी है? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल किया। ये मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, मतलब लातादाद आप लोगों की सोच है कि मेरी शादी 2 महीने बाद है, मेरी शादी 3 महीने बाद है, मुझे अपना वज़न कम करना है, मेरे वो फियांसे बाहर से आ रहे हैं, मुझे वज़न कम करना है। ये सवालात तो आते रहते हैं। तो भाई 3 महीने में कैसे? जी सच्ची बता, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, आपको बताऊंगा, लोग हंसेंगे। अच्छा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर वज़न कम करना है तो वही बात एक कमिटमेंट है। लेकिन आपने कहा ये पानी पीने वाला जो निज़ाम है, न्यूट्रिएंट्स बैलेंस नहीं होंगे तो भी मोटापा आप पर तारी होगा। न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस रखें ताकि मोटापे से जान छुड़ा सकें। अगर कोई ये सोच के बैठा है कि मैं भूखी रह जाऊंगी या भूखा रह जाऊंगा उसके बाद वज़न अपना कम करूंगा, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी कमाल की हो जाएगी, फिर परेशान होते रहेंगे लोग कि भाई हमारे साथ। एब्सोल्युटली। तो ये बिल्कुल मेरी तरफ से नो गो एरिया है कि खाली पानी पीने से वज़न कम नहीं। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक मैसेज हमसे वो ये कि यू आर ब्यूटिफुल द वे यू आर। आप जैसे भी हैं, whatever the skin color you have and whatever the body shape you have, लेकिन there is a thin border, एक बहुत पतली लकीर है between being कि आप जैसे हैं वैसे खूबसूरत हैं and आप बीमारी की तरफ जा रहे हैं। तो इस बॉर्डर लाइन को समझें और अपने आप को हेल्थी रखें, फिट रखें, क्योंकि आप अपने आप से अगर मोहब्बत नहीं करेंगे तो कोई आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। अच्छा जी, ज़रा आगे बढ़ते हैं और बताएं आपको कि कराची नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना में 22 साल बाद इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। तीसरा टेस्ट हफ्ते से शुरू होगा। हमारे नुमाइंदे हुज़ैफ़ा खान इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं तैयारियों के हवाले से। हुज़ैफ़ा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना पहुंच गई हैं। एक ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन है, तो इंग्लैंड के चंद खिलाड़ी हैं, बेन डकेट, जो रूट और वो खिलाड़ी शामिल हैं जो दूसरा टेस्ट नहीं खेल सके थे। जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने इब्तदाई तौर पर स्ट्रेचिंग की, फिजिकल ट्रेनिंग की और अब मेरे कैमरामैन का मोहम्मद कामरान आपको दिखाएंगे कि नेट के ऊपर बैटिंग और बॉलिंग की मशकें शुरू हो गई हैं। जबकि जो बीच वाला ट्रैक यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वो तीसरे टेस्ट के लिए तैयार किया गया है, जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्पिनिंग ट्रैक बनाया जाएगा ताकि होम साइड को थोड़ी सी फेवर दी जा सके और पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं जाके ये तीसरा टेस्ट मैच जीत जाए और वाइट वॉश से बच जाए। बहरहाल ये ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन जारी है जहाँ दोनों टीमें इस वक्त ट्रेनिंग कर रही हैं, बल्कि इसके बाद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक मेंबर जो है वो मीडिया टॉक भी करेगा। आज चूँकि PSL का ड्राफ्ट भी होना है तो इस वजह से मुकम्मल स्क्वाड इंग्लैंड का यहाँ पर नहीं आया। उन्होंने यही कोशिश की है कि हम उन खिलाड़ियों को ज़्यादा मौका दें जो पिछला टेस्ट मैच नहीं खेल सके थे। जी ठीक है हुज़ैफ़ा, थैंक यू सो मच। आप हमें अपडेट कर रहे थे। प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ तो हो गया है। प्रैक्टिस तो हमने पहले दूसरे टेस्ट में भी की थी, लेकिन प्रैक्टिस हम करते हैं, जीत हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसी प्रैक्टिस करें कि हम थोड़ा जीत जाएं। वी आर प्लेइंग फॉर रिस्पेक्ट इस बार। हाँ जी, अल्लाह करे जी। अच्छा जी, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सितारे आपके बारे में क्या कहते हैं ये ज़रा जान लेते हैं। आपका ये जो पूरा हाफ जो मंथ है दिसंबर का, ये कैसा रहेगा? 2023 आपका कैसा होगा? माहिर इल्मी नजूम अजीम जाफरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सो इनसे जानते हैं कि 12 हाउस ऑफ स्टार क्या बताते हैं भाई कि किसका सितारा जो है वो गर्दिश में और किसका सितारा थोड़ा सा मेहरबान है। अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सितारे कैसे हैं ज़रा ये तो बताएं। डायरेक्ट सितारों पे। हाँ, डायरेक्ट सितारों पे। जरा सितारों के साथ साथ आपने ये भी बता देना है बाद में ना, थोड़ा सा वो कहते हैं ना एंड पे चलते चलते थोड़ा सा टीजर दे देना, 2023 कैसा रहेगा? 23 का तो मैंने कभी भी नहीं बताया क्योंकि वो
हर साल का यही होता है, उसमें बहुत टाइम चाहिए होता है। चले कोई बात नहीं। हम जरा ये दिसंबर के जो लास्ट डेज अब शुरू हो गए हैं, आज 15 तो हो ही गई है। जी समझ नहीं आई क्या? मैंने कहा सर, ये जो दिसंबर के लास्ट अब डेज हैं, चूंकि आज 15 तो हो गई है, तो ये जो 16 दिन बाकी रह गए हैं, ये कैसे रहेंगे डिफरेंट स्टार्स के लिए? जी, आज सन चेंज हुआ है, सेजिटेरियस में गया है, वो 1 महीना स्कॉर्पियो में था। तो आज से लेके फॉर नेक्स्ट 30 डेज, मतलब 15 जनवरी तक वो एरीज वालों के लिए बहुत अच्छा है। उनकी किस्मत, उनका फॉर्च्यून, उनकी लक जो है अब काम करना शुरू करेगी। अगर किसी को खुदा ना करे कोई हार्ट का इशू था, किसी को कोई बच्ची की परेशानी थी, कोई तालीम की, कोई उनकी रिश्ते की, तो वो एरीज वालों की आज से दूर होना शुरू हो रही है। उसके बाद टॉरस है। टॉरस वालों का कहीं पैसे रुके हुए थे, कोई पेमेंट फंसी हुई थी, कहीं से आ नहीं रहे थे, कोई लोन्स वोन्स का, उधार का कोई मसला चल रहा था, तो वो भी अब 1 महीने के अंदर उनका क्लियर होने जा रहा है। उसके बाद ये जेमिनी वालों की, जेमिनी वालों का बहुत अच्छा है। कोई 1 महीने के अंदर अंदर कोई रिश्ता आ सकता है। इनका ट्रैवलिंग भी मुझे कहीं से होता हुआ नजर आ रहा है, या पार्टनरशिप पे या वैसे कोई काम शुरू करने जा रहे हैं नया। उसके बाद बारी है कैंसर वालों की। इनकी जॉब में अब बेटरमेंट शुरू होगी, और स्पेशली अगर कोई बीमार थे उनकी सेहत का मसला, और अगर कोई अपने कन्वेंस की वजह से प्रॉब्लम में थे तो वो दूर होना शुरू हो जाएगी अब। उसके बाद लियो की बारी है। इनका बहुत अच्छा हो गया है। आज से तो 1 महीना इनका कोई लॉटरी निकल सकती है, अचानक कहीं से पैसे मिल सकते हैं, कोई इनाम मिल सकता है, कोई अप्रिसिएशन कहीं से हो सकती है। अगर जॉब में है तो बोनस मिल सकता है। अपना बिजनेस कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा कोई इनकम गेन्स, कोई सोशल सर्कल बढ़ सकता है, और बहुत मतलब इनको पॉजिटिव फील होगा। उसके बाद बारी है विर्गो वालों की। विर्गो वालों की मकान अपना लेना चाह रहे हैं, अपना कोई ज़मीन लेना चाह रहे हैं, ऑफिस चेंज करना चाह रहे हैं, कोई और ऐसा इशू था जो घर में कुछ आया हुआ था, वो मसला हल नहीं हो रहा था, स्पेशली वालदा की सेहत का, तो अब वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद लिब्रा वालों की बारी है। लिब्रा वालों का अच्छा पीरियड शुरू हो गया। इनका डोमेस्टिक ट्रैवल, कोई काम रुका हुआ था, इन राइटिंग इनको उसकी अप्रूवल नहीं आ रही थी, तो वो अब आ सकती है। छोटे बहन भाइयों की तरफ से खुशखबरी भी मिल सकती है इनको, कोई गुड न्यूज़। उसके बाद स्कॉर्पियो की बारी है। स्कॉर्पियो का वैसे तो अभी अच्छा नहीं चल रहा, तकरीबन 12 मार्च तक, मगर फिर भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आज 1 महीने के लिए, जैसे मैंने कहा कि वो हुई है, उसमें इनको फाइनेंशियली गेन्स हो सकते हैं। उसके बाद बारी है सेजिटेरियस की। इनका बहुत अच्छा हो गया है। इनका काफ़ी दिनों बाद इनको एक अच्छा फील होगा, और इनका जैसे अगर ये शो बिज़ से हैं तो इनको फेम मिलेगा। कोई औलाद की तरफ से, बच्चों की तरफ से कोई परेशानी थी, कोई मसला था, तो वो हल होता नज़र आ रहा है। उसके बाद बारी है कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न का बहुत अच्छा है। इनके हिडन एनिमीज़ को अब नुकसान होगा। जिन्होंने नुकसान पहुँचाया वो अब इनके हिडन एनिमीज़ खुद नुकसान उठाएंगे। इनके अखराजात बहुत तेज़ी से जा रहे थे पिछले 1 महीने से, वो इनके स्लो डाउन होना शुरू हो जाएंगे, और इनको कहीं बाहर से कोई सपोर्ट मिल सकती है, चाहे वो फाइनेंशियली, चाहे कोई कहे भाई आप मेरे पास आ जाओ, यहाँ रह जाओ, काम कर लो, बिजनेस कर लो। उसके बाद बारी है एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों का बहुत अच्छा है। कोई ख्वाहिश इनकी देरी ना मुराद कोई पूरे होने जा रही है, स्पेशली जिसका ताल्लुक ये जैसे कोई ये काम करना चाह रहे थे मगर वो हो नहीं रहा था, वो रुका हुआ था, वो इनका होने जा रहा है। लास्ट में बारी है पाइसेस वालों की। इनकी प्रमोशन, इनकी जॉब, इनके बॉसेस से अगर इख्तलाफात थे, वो प्रमोशन नहीं दे रहा था बॉस, कोई इस तरह के कोई मामलात होते हैं जो वो अब बॉस इनके प्रमोशन दे सकते हैं इनको, और अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसमें कोई हर्डल्स आ रही थी, खास तौर से गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई पेपर नहीं मिल रहा, कोई अप्रूवल नहीं आ रही, तो वो अब हल होती नज़र आ रही है। जिनका ससुराल से झगड़ा था या शौहर से इख्तलाफ था, वो अब इख्तलाफात दूर होते नज़र आ रहे हैं। सही, ठीक। अच्छा जाफरी साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने गवर्नमेंट के हवाले से बात किया कि गवर्नमेंट की नौकरी मिल सके, तो मेरे जहन में एकदम से पाकिस्तान की सियासत आ गई। ये आखिरी 15-16 दिन दिसंबर के कुछ पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली, बुछाल, कुछ चेंजिंग्स हम देख सकते हैं? अब थोड़ा सा जो एक वो कहते हैं ना कि एक डेडलॉक सा आया हुआ था इकोनॉमी पे, ये वो अब आज से वो ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। अच्छा, ठीक है ना, जैसे कुछ ना कुछ कि जी आज इसकी थोड़ी बहुत कीमत कम कर दी, या ये पैसे आ गए, इस तरह का लोन्स आ गए कहीं बाहर से, अब आपको एक हल्का हल्का फील होगा। मगर मैंने जैसे आपके लास्ट शो में कहा था ना कि अभी 15 मार्च तक तो कहीं की पोजीशन नहीं है, मगर ये कि टुक 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 काम चलता रहेगा। थोड़ा बहुत जो एक कह लें एक भंवर में किश्ती फंसी होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता निकलती है, तो अब वो आज से उसका पहला दिन है।
सही। तो आप सही, ठीक है जाफरी साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अगेन वही बात है, ये इल्म नजूम की रोशनी में हम चीज़ें बताते हैं, हकीकी इल्म अल्लाह ताला को मालूम है। आप दुआ के ज़रिए अपनी तकदीर बदल सकते हैं, और जब आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो प्लीज़ मुझे फैसल को ज़रूर याद रखा करें, हमारी पूरी टीम को याद रखा करें। आपसे लेंगे इजाज़त, कल आपसे मुलाकात करेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह।